क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस की नई पुस्तक है जिसमें चैप्टर हमारा 6 है जंतुओं में जनन। तो इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ बातें इस चैप्टर से हैं जो समझ लेते हैं। देखिए, जनन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी जनन की दो विधियां होती हैं। पहला होता है लैंगिक जनन, ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन में मेल और फीमेल, ठीक है, इसमें भाग लेते हैं। और उसके बाद यानी मेल यानी नर का होता है शुक्राणु यानी स्पर्म, और फीमेल का होता है एग अंडाणु, ठीक है। ये दोनों मिलके करते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। उसके बाद बनता है युग्मक, ठीक, और उसके बाद गर्भाशय में जाकर संतान की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया? तो ये होता है लैंगिक जनन। और दूसरा जनन का प्रकार होता है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, अलैंगिक जनन की जो विधि होती है इसमें मेल और फीमेल भाग नहीं लेते हैं, बल्कि एक ही जीव से एक नए संतति यानी एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो इसकी भी कई विधियां हैं, जैसे कि मुकुलन, ठीक है, उसके बाद द्विखंडन, जैसे कि अमीबा यहाँ पे है। एक अमीबा से देखिए इसका विखंडन हो गया, एक अमीबा था बन गया दो अमीबा, ठीक। तो ये क्या है? अलैंगिक जनन है, ठीक है। हाइड्रा देखिए, तो इसके छोटे से उभार उत्पन्न हुए, धीरे धीरे ये उभार बढ़ा और ये कट के अलग हो गया, तो एक स्वतंत्र जीव बन गया हाइड्रा का। समझ में आ गया? तो ये होता है अलैंगिक जनन का हाइड्रा, और जो हाइड्रा में होता है अमीबा में होता है, ठीक है। हाइड्रा में मुगलन द्वारा और अमीबा में द्विखंडन द्वारा। समझ में आ गया? तो आइए हम इसके सवाल हल करते हैं, वहीं से हम चीज़ों को समझ लेंगे। तो इसमें हमें टोटल 10 सवाल हल करने हैं, ठीक। तो पहला जो सवाल है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों रिप्रोडक्शन करना महत्वपूर्ण है किसी भी जीव के लिए, हमें बताना है। देखिए, किसी सजीव के लिए, किसी भी जीव के लिए जनन का महत्वपूर्ण होना, ठीक है, तो ये बताता है कि अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए, ठीक है, तो वो जनन करता है, इसलिए वो ज़रूरी है, ठीक। जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर जनन नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? वो जीव आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, उसकी पीढ़ी नहीं बढ़ पाएगी। समझ में आ गया? तो ये जनन के द्वारा ही तो होता है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर हम लिखते हैं। देखिए, यही बातें आपको लिखनी है, ठीक, ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है, जिसमें जीव अपने समान नई संतान पैदा करते हैं, जिससे उसकी प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है, ठीक। तो इसलिए जनन आवश्यक है। समझ में आ गया जीवों के लिए? चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाएं। मनुष्य में निषेचन फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो वो लैंगिक जनन के अनुसार होता है। मेल और फीमेल शामिल होते हैं, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग मिलके बनाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होता है फिलिपियन नालिका में, ठीक। निषेचन होता है, फिर बनता है युग्मक, फिर गर्भाशय में जाता है और इस तरीके से संतान की उत्पत्ति हो जाती है। समझ में आ गया? तो आइए हम इसका आंसर लिखते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया लैंगिक जनन के अनुसार होता है। लैंगिक जनन में मेल और फीमेल भाग लेते हैं। मेल का स्पर्म ये रहा, और फीमेल का होता है एग, ठीक। ये दोनों मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए, ये हो गया एग, ये हो गया स्पर्म, तो मिल के बनता है युग्मक, ठीक। और ये कहाँ, ये युग्मक जो गर्भाशय में ये चला जाता है, तो वहीं से इसका विकास होता है जो भ्रूण कहलाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस तरीके से एक बच्चे का निर्माण होता है। तो हम इसका आंसर देखिए ऐसे लिखेंगे, मनुष्य में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन लैंगिक जनन के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें नर तथा मादा युग्मकों, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, मिलते हैं, जिसमें युग्मन का निर्माण होता है, ठीक है, जाइगोट का। यह प्रक्रिया फिलिपियन ट्यूब, फिलिपियन नालिका में संपन्न होती है, दोनों का मिलना, ठीक, होता है और एक नए जीव के विकास का आरंभ करती है। तो इसी तरीके से समझ में आ गया? तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, इसके बाद सर्वोचित उत्तर चुने, जो सही है हमें चयन करना है। आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक मतलब शरीर के अंदर निषेचन होता है। तो देखिए, पहला मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर, तो कौन सा होगा?
तो ये काफ़ी स्पष्ट है। देखिए आंतरिक निषेचन जब की बात आती है तो ये मादा के शरीर के अंदर ही हो, जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ते। समझ में आ गया? तो सीधे तौर पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। एक देखिए दूसरा है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क से विकसित होता है वह है। देखिए यहाँ पे टेडपोल क्या होता है कि कुछ जंतुओं के शिशु जो है, बच्चे, जो वयस्क के समान नहीं होते, ठीक है, और ऐसे जंतुओं के शिशुओं के कुछ विशेष परिवर्तन के साथ वयस्क के गुण भी आ जाते हैं, ठीक, तो उसे कयांतर कहा जाता है। जैसे कि मेढक का आप ले लीजिए, तो मेढक में होता है टेडपोल, यानी रूपांतरित होकर ये वयस्क में बदल जाते हैं, ठीक है। तो वयस्क में बदलने के बाद वो छलांग लगा सकते हैं, तैर सकते हैं, ठीक। पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है कयांतरण। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं, तैर सकते हैं, ठीक, टेडपोल से बाहर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, कयांतरण। देखिए ग नंबर क्या है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है। देखिए इस केंद्रक की संख्या जो है 2 होती है, ठीक है। तो युग्मनज मैंने आपको बताया कि मेल का स्पर्म और फीमेल का एग मिलते हैं तो बनाते हैं युग्मनज, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें कितने होते हैं केंद्रक, ये 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से पहला और ये दूसरा, ये है युग्मनज। देखिए इसके बाद चौथा सवाल है, निम्न कथनों सत्य यानी ट्रू एंड असत्य यानी फॉल्स, ठीक है, संकेत हमें करना है, सही और गलत का चयन करना है। पहला है, अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, यानी अंड प्रजक जंतु यानी जो जंतु अंडा देते हैं, क्या वह विकसित शिशु को जन्म देते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो जंतु सीधे शिशु जन्म देते हैं वो जराजु जंतु कहलाते हैं। जो जंतु अंडे देते हैं अंड प्रजक कहलाते हैं, ठीक है। तो कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। जो अंडे देने वाले होते हैं वो विकसित नहीं देते, उनके बाद में होते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? जैसे मेढक, छिपकली, मछली, ठीक। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एफ। देखिए हम यहीं पे लिख लेते हैं एफ, यानी ये गलत हो गया, ठीक, फॉल्स। दूसरा है, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, बिल्कुल सही बात है, शुक्राणु में एकल कोशिका ही होता है। देखिए ये हो गया ह्यूमन स्पर्म, तो ये क्या है, एकल कोशिका होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा सही हो गया। देखिए अगला है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। देखिए बाह्य निषेचन का मतलब हुआ कि शरीर से बाहर निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेढक का स्पर्म और एग ये पानी के तरल यानी ऊपरी भाग पर ये छोड़ दिए जाते हैं, तो उनका निषेचन होता है, यानी शरीर से बाहर होता है, ठीक है, मेढक में, मछली में। तो ये बिल्कुल सही होगा, तो ये हमारा टी होगा, थ्रू, ठीक है। अगला है, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन प्रारंभ करती है युग्मक कहलाती है, बिल्कुल सही बात है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, टी होगा, ठीक, सही का निशान। निषेचन के पश्चात फर्टिलाइजेशन के बाद दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। निषेचन के बाद अंडे एक एकल कोशिका होता है जिसे युग्मक यानी जाइगोट कहते हैं, ठीक है, जो शुक्राणु और एग के जो मिलन से बनता है, फ्यूटन से बनता है, और ये कोशिका होती है और आगे चल के यही भ्रूण का निर्माण भी करती है, ठीक। तो ये बिल्कुल सही होगा, टी हम लगाएंगे, थ्रू। अमीबा मुकुलन द्वारा जन्म देता है, बिल्कुल गलत है, अमीबा में द्विखंडन होता है, हमने देखा है, तो ये फॉल होगा, गलत, फॉल्स, ठीक है, गलत होगा। अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक है, अलैंगिक जनन में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन आवश्यक नहीं होता, ये लैंगिक जनन में होता है। ये क्या है, ये गलत हो गया, एफ, फॉल्स, ठीक। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, जो बिल्कुल सही बात है। ये अमीबा में जैसे होता है ना, अमीबा, एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाता है द्विखंडन द्वारा, हमने देखा है। तो टी होगा हमारा ये, थ्रू, यानी सही है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, बिल्कुल सही बात है, उसके बाद ही तो बनता है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, सही बात है, एकल कोशिका का ही बना। जैसे कि यहाँ हमने समझा निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका हो, जैसे युग्मक कहा जाता है, तो ये भी क्या बनता है, जाइगोट एकल कोशिका का बनता है, ठीक है। ये हमारा टी होगा, यानी सही होगा। देखिए 5वें सवाल को समझना बेहद आसान है। देखिए क्या है,
युग्मनज और गर्भ में दो विभिन्नताएं दीजिए। देखिए युग्मनज कैसे बनता है, मेल और फीमेल, यानी मेल का स्पर्म और फीमेल का एग मिलके बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है तो बनता है युग्मनज। ठीक है, और यही युग्मनज गर्भ में जाके भ्रूण का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? तो आइए हम इसके अंतर को लिखते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, निषेचन के समय, देखिए एक तरफ युग्मनक और दूसरे है गर्भ। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलित होकर एक हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनक का निर्माण होता है। वहीं गर्भ की बात की जाए, युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है, और ये भ्रूण की अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। ठीक। दूसरा है, यह जनन प्रक्रम के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है, और ये गर्भ में है या गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। करेंगे, समझ में आ गया? देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन की परिभाषा डिफिनेशन करनी है, और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधि बताना है। ठीक, तो परिभाषा काफ़ी सरल है। अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन प्रक्रिया है जिसमें कि एक जीव से ही अपने जैसी संतति का निर्माण होता है, जिसमें मेल और फीमेल शामिल नहीं होते। तो इस प्रकार की जो जनन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ, पहला हो गया मुकुलन द्वारा, दूसरा द्विखंडन। आइए इसको अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन की परिभाषा, इस प्रकार के जनन में एक ही जनक यानी एक ही जीव, ठीक, जनक मतलब जीव द्वारा नए जीव का जन्म होता है। इसमें नर एवं मादा, मेल और फीमेल आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, तो ये अलैंगिक जनन कहलाती है। अब इसमें हम प्रकार भी बताएंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ। पहला है मुकुलन, तो ऐसी जनन प्रक्रिया जिसमें जनक में एक या एक से अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते। यही उभार अलग हो जाएगा उस जीव से जो स्वतंत्र जीवन यापन करेगा। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया मुकुलन कही जाए। जैसे कि हाइड्रा नामक एक जीव होता है, ठीक, तो उसमें ये मुकुलन द्वारा ये अपना जनन करता है, हाइड्रा हमने देखा। द्विखंडन, तो ये अमीबा में होता है ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति 2 जीव में बढ़ जाता है, तो वो कहलाता है द्विखंडन। जैसे अमीबा में देखिए यहाँ पे है हाइड्रा। ठीक, तो हाइड्रा के देखिए उभार उठा, कुछ समय बाद बड़ा हो, ये स्वतंत्र होकर ये अपना जीवन यापन करने लगेगा, तो एक हाइड्रा से बन गया इसका संतान। उसी तरीके से देखिए ये मुकुलन द्वारा होता है, इसे मुकुल बोला जाता है। ठीक, यानी उभार। अब इसी तरीके से देखिए अमीबा में एक अमीबा धीरे धीरे देखिए विभाजित हो गया, इसके केंद्रक विभाजित हो गए, एक केंद्रक के 2 हो गया, विभाजित होकर 2 संतति बन गई, यानी एक अमीबा के 2 संतान हो गए। ये होता है द्विखंडन। एक होता है बहुखंडन में होगा। ठीक, एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा हो जाएंगे, तो 2 से ज़्यादा होगा तो बहुखंडन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो वही आपको कर लेने हैं इसका आंसर। देखिए अगला सवाल है 7वां, मादा के किस जनन अंग में, फीमेल के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। देखिए भ्रूण का क्या मतलब है, इसको समझना बेहद आसान है, इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। मेल और फीमेल, देखिए मेल का होता है स्पर्म और फीमेल का होता है एग, मिल के बनाते हैं, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, युग्मक बनता है, और यही युग्मक बन जाते हैं क्या, भ्रूण बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भ्रूण का रोपण विकास के लिए गर्भाशय में चले जाते हैं। ठीक, तो रोपण कहाँ होता है, तो हम लिखेंगे सीधे तौर पे गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय में होता है। देखिए यहाँ पे भ्रूण, गर्भाशय में भ्रूण। ठीक, तो गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है, यानी इसका रोपण होगा। बस आपका आंसर हो गया। 8वां सवाल देखिए, कयांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। बेहद आसान सवाल है ये। देखिए यहाँ पे कयांतरण कहलाती है, तो क्या होता है ये कयांतरण, यहाँ पे आपको समझना है काफ़ी ध्यान से। देखिए कुछ जंतुओं में शिशु जो है वयस्क के समान नहीं होते हैं। ठीक है, जो उसके शिशु हैं वो बड़े के समान नहीं हो पाते हैं, यानी उन्हें बड़े होने में समय लगता है। ऐसे जंतुओं के शिशुओं के कुछ विशेष परिवर्तन के साथ ये वयस्क के रूपांतरण, ठीक है, वो कहलाता है कयांतरण। जैसे में कि मेढक के ले लीजिए, तो इसमें क्या होता है, टेडपोल आरंभिक है, ये बाद में विकास हो गया तो ये बाहर निकलेगा, तो ये तैरने लगेगा, हाथ पैर अपना चलाने लगेगा। ठीक, तो इसका रूप परिवर्तन ही बोला जाता है कयांतरण। ठीक, जैसे टेडपोल के रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाते हैं, जो छलांग लगा सकते हैं, तैर सकते हैं, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कयांतरण कहलाता है। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे इसी तरीके से,
इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते। ऐसे जंतुओं के शिशु कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरित होता है, वो कयांतरण कहलाता है। जैसे कि मेढक का टेढ़पोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। ठीक, क्लियर हुआ। देखिए सवाल नंबर 9 क्या है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में भेद हमें बताना है, अंतर बताना है। देखिए काफ़ी आसान है। सबसे पहले लिखेंगे आंतरिक निषेचन। आपको लिखना है वह निषेचन की प्रक्रिया, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होती है, आंतरिक निषेचन कहलाती है। जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ते, बिल्ली, मुर्गी इस इत्यादि में ये आंतरिक निषेचन होता है। अब इसके बाद देखिए बाह्य निषेचन के बारे में भी लिखना है। तो फिर हम लिखेंगे इस प्रकार का निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है, ठीक, तो वो बाह्य निषेचन कहलाते हैं। जैसे कि मछली, स्टारफिश, मेढक, इस सब में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। यानी स्पर्म एक का मिलन ये पानी की पर ही होता है, बाहरी तौर पे होता है और शरीर के अंदर नहीं होता। समझ में आ गया। तो यही आपको दोनों में अंतर लिख लेने हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पे पहेली है, ठीक, क्रॉस शब्द को पूरा करना है। बाईं से दाईं हमें ऐसे जाना है, पहले में बाईं से दाईं। 1 नंबर देखिए कहाँ है, 1 नंबर ये रहा, हमें ऐसे देखना है बाईं से दाईं। यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं, कहाँ होते हैं, तो अंडाणु जो है अंडाशयों में उत्पादित होते हैं। ये अंडाशय, ठीक, अंडाशय हो गया, ये हो गया बाईं से दाईं। दूसरा है वृषण में उत्पादित होते हैं, टेस्टिस में क्या बनता है, तीसरा हमें देखना है। देखिए ये रहा तीसरा, ऐसे देखना है, ठीक। तो क्या बनता है, शुक्राणु, शुक्राणु, शुक्राणु हो गया। अब इसके बाद हाइड्रा में अलैंगिक जनन है। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुल होता है, ठीक है, वो विकसित होकर नया जीव बन जाता है, मुकुलन। तो देखिए कौन सा है, 4 नंबर है, ठीक, ऐसे देखना है 4 नंबर। देखिए मुकुलन, मुकुलन हो गया। अब इसके बाद देखिए ऊपर से नीचे हमें ऐसे देखना है, यह मादा युग्मक है। पहला देखिए ऐसे देखना है, तो अंडाणु, अंडाणु क्या है, मादा युग्मक ही तो है, ठीक, तो अंडाणु क्या है, मादा युग्मक ही तो है। दूसरा है नर और मादा युग्मक का मिलना, तो उसे क्या बोलते हैं, देखिए ये दूसरा है, तो हमें इसे देखना निषेचन, ठीक, निषेचन, निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। एक अंड प्रजक जंतु, 4 नंबर देखिए, तो अंड प्रजक जंतु यानी अंडे देने वाले जंतु कौन है, तो मुर्गी हो गई, ठीक, ऐसे ऊपर से नीचे। तो इस तरीके से हमने ये पूरा कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।